गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात जनसंख्या का वह प्रतिशत है जो कार्यरत है, रोजगार की तलाश में है या कार्य के लिए उपलब्ध है। सेकेंड वाला है श्रम बल भागीदारी दर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। थर्ड वाला है बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए। इसमें केवल हमारा एक सही है, हमारा थर्ड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड है वो रॉन्ग है। जो हमारा फर्स्ट वाला है वो क्या है? श्रम बल भागीदारी दर को जो है जनसंख्या का वह प्रतिशत है जो कार्यरत है, रोजगार की तलाश में है या कार्य के लिए उपलब्ध है। और जो हमारा सेकंड वाला है श्रमिक जनसंख्या अनुपात की जो दर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्ति की प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड क्या है? इंटरचेंज है। ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज है ना। यहाँ पर ये श्रमिक जनसंख्या का अनुपात आएगा सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, इसलिए ये दोनों इंटरचेंज है। श्रम बल भागीदारी दर LFPR उन लोगों के अनुपात को संदर्भित करता है जो या तो कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं या कुल आबादी के अंदर कार्य के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। यह श्रम बाजार में शामिल सक्रिय कार्यशील आयु वर्ग की आबादी की ओर संकेत देता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत है, इसलिए जो हमारा सेकेंड वो भी सही नहीं है। यह किसी देश या क्षेत्र में कुल जनसंख्या की तुलना में वास्तविक रूप से कार्यरत लोगों को अनुपात को दर्शाता है। बेरोजगारी दर UR बेरोजगारी दर कुल श्रमिक शक्ति के भीतर उन व्यक्तियों का प्रतिशत है जो बेरोजगार है लेकिन सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। यह श्रम बाजार की स्थिति का एक प्रमुख संकेतक है जो कार्य करने के लिए उपलब्ध और इच्छुक लोगों के बीच बेरोजगारी के स्तर को मापता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमें यहाँ पर कुछ बोली दे रखी है और उनके परिवार दे रखे हैं। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट वाला दे रखा हमें संथाली जो है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक, सेकेंड वाला है मणिपुरी, तिब्बती, बर्मन, थर्ड वाला है मैथिली, इंडो आर्यन। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें हमारे तीनों ही सही है। संथाली ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा उपशाखा की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। जो भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि संथाली एक महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी द्वारा बोली जाती है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही सुमेलित है। मणिपुरी, तिब्बती, बर्मन जो है मणिपुरी जिले में जिसे मैती के नाम से भी जाना जाता है, शीनो तिब्बती भाषा परिवार के तिब्बती बर्मन उप परिवार से संबंधित है। यह पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में व्यापक रूप से बोली जाती है और भारत की अनुसूचित भाषाओं में एक होने का दर्जा रखती है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। मैथिली इंडो आर्यन परिवार एक प्रमुख भाषा है जो मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के कुछ भागों में बोली जाती है एवं इसकी जो एक समृद्ध साहित्यिक धरोहर है जो भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो भी सही सुमेलित है। इसमें हमारा आंसर सी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि एक विशिष्ट अवधि में किसी क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के बीच अंतर के कारण होने वाला वृद्धि है। सेकेंड वाला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म में से मृत्यु को घटाने, अप्रवासन को घटाने और जनसंख्या से बाहर जाने का परिणाम है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? डी। इसमें हमारा ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। जो हमारा यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट वाला है वो क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि एक विशिष्ट अवधि में किसी क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को के कारण होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। सेकेंड वाला है हमारा जो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म में से मृत्यु को घटाने, अप्रवासन को घटाने और जनसंख्या में बाहर जाने का परिणाम है, इसलिए जो इसमें हमारा फर्स्ट और ये सेकंड दोनों ही इंटरचेंज है आपस में, तो इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है, दोनों ही रॉन्ग है।
जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के बीच अंतर से होने वाली जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। इसलिए जो हमारा इसमें फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म और मृत्यु के अंतर के साथ साथ अंतर्देशीय एवं बाह्यदेशीय प्रवास के परिणाम स्वरूप होती है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है वो जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास माइनस पलायन, इसका फॉर्मूला है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कथन फर्स्ट, माल्थुसियन सिद्धांत के की कहा कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति से आगे निकल जाएगी। सेकेंड वाला है जनसंख्या तेजी से बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से बढ़ती है। सेकेंड वाला है जनसंख्या तेजी से बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से बढ़ती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो जो हमारे इसके ऑप्शन दे रखे वो क्या है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा कथन सेकंड है फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। बी वाला है हमारा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। डी वाला हमारा कथन फर्स्ट गलत है लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो सही है। हमें इसमें से बताना है जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है और जो हमारा फर्स्ट और सेकंड ये क्या करता है, जो सेकंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर होगा ए। माल्थुसियन सिद्धांत, थॉमस माल्थस ने एक मौलिक कार्य जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध जो 1798 में जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच एक संबंध प्रस्तावित किया, जिसे माल्थुसियन सिद्धांत के रूप में भी संक्षेपित किया गया है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। थॉमस माल्थस ने कहा कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित रहने पर अपरिहार्य असंतुलन और संसाधन की कमी हो जाती है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो भी सही है। इसके अतिरिक्त कथन जो हमारा सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है। सेकेंड वाला है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवा की परिभाषा 15 से 29 वर्ष आयु के वर्ग के व्यक्तियों के रूप में दी गई है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा जो सेकंड वाला सही है लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला रॉन्ग है। जो यहाँ पर है, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो कम से कम एक वर्ष में 183 दिन कार्य करता है या 6 माह कार्य करता है। तो इसलिए जो हमारा इसमें होगा सेकंड वाला सही होगा, फर्स्ट होंगे। भारत की जनसंख्या को आर्थिक स्थिति के आधार पर 3 समूह में वर्गीकृत किया गया, मुख्य श्रमिक, जो है सीमांत श्रमिक और गैर श्रमिक। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने कार्य करता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला वो सही नहीं है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम कार्य करता है। फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य भारत के युवाओं को उनकी पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाना और देश को वैश्विक मंच पर उसका उचित स्थान दिलाने में योगदान करना है। जो हमारा NYP 2014 ने युवाओं को 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। फर्स्ट हमारा दे रखा है, भौतिकी क्रियात्मक घनत्व की गणना कुल जनसंख्या को शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र से विभाजित करके की जाती है। सेकेंड वाला है, कृषि घनत्व का निर्धारण कुल कृषि जनसंख्या को शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र से विभाजित करके किया जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। इसमें हमारे जनसंख्या घनत्व, मानव भूमि अनुपात और कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या दबाव के प्रभाव को उचित ढंग से समझाने के लिए भौतिक एवं कृषि घनत्व की गणना करना महत्वपूर्ण है।
ये उपाय भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जहाँ कृषि पर आधारित जनसंख्या अधिक है। भौतिक क्रियात्मक घनत्व की गणना कुल जनसंख्या को शुद्ध कृषि वाले क्षेत्र से विभाजित करके की जाती है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। कृषि घनत्व का निर्धारण कुल कृषि जनसंख्या को शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र के अनुपात के रूप में किया जाता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो भी सही है। कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। राष्ट्रीय संस्कृति कोष NCF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें क्या बताना है, कितने सही नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इसे सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। सेकेंड वाला, इसका प्रबंधन संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद द्वारा किया जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने सही नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारे दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसका आंसर होगा डी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष NCF की स्थापना भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका जो हमारा फर्स्ट वाला है वो भी सही है। NCF का प्रबंधन एक परिषद द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता संस्कृति मंत्री करते हैं, तो सेकेंड वाला भी हमारा सही है। यह भारत की समृद्ध मूर्त और अमूर्त संस्कृति तथा विरासत की सुरक्षा, बहाली, संरक्षण एवं विकास का समर्थन करने हेतु सक्षम दाता प्रायोजक संस्थानों के लिए एक वित्त पोषण तंत्र के रूप में कार्य करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अपतटीय खनिज नीलामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें भी क्या बताना है, कितने सही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, महत्वपूर्ण खनिजों से युक्त खनिज ब्लॉक स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने, भंडारण करने और संचारित करने हेतु कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेंड वाला है, नीलामी अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम OMDR 2002 के तहत आयोजित की जाएगी। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही नहीं है। तो इसका भी हमारा आंसर क्या होगा, डी। इसमें हमारे दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें हमारा कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। अपतटीय खनिज नीलामी, भारत अपनी पहली अपतटीय खनिज नीलामी शुरू करने के लिए तैयार है, जो संसाधन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCCM का हिस्सा यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों हेतु आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। पहचाने गए खनिज ब्लॉक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित 10 ब्लॉकों की अन्वेषण रिपोर्ट समग्र जो लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीलामी हेतु उपलब्ध है। इनमें से पॉलीमेटेलिक नूड्यूल और क्रस्ट के 7 ब्लॉक अंडमान सागर में स्थित है, जबकि लाइम मड के 3 ब्लॉक गुजरात तट के दूर से स्थित है। खनिजों के प्रकार, वे खनिज ब्लॉक जिनमें कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने, भंडारण करने तथा संचारित करने तथा इस्पात निर्माण के लिए निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। नियामक ढांचा, नीलामी अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास विनियमन अधिनियम 2002 के तहत आयोजित की जाएगी, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। खनिज संसाधन निर्धारण, अन्वेषण और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए समग्र लाइसेंस जारी किए जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। मैग्नेटोटिक्स बैक्टीरिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला दे रखा है, यह अधिकांशतः यूकेरियोटिक जीव है। सेकेंड वाला, इनकी खोज साल्वाटोर बेलिनी ने वर्ष 1963 में की थी। थर्ड वाले, ये इष्टतम ऑक्सीजन सांद्रता वाले स्थानों तक पहुंचने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें हमारे 2 सही है, सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। ये अधिकांशतः जो है प्रोकैरियोटिक जीव है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला वो सही नहीं है, बाकी हमारे सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही है। इसका आंसर बी होगा। मैग्नेटोटिक जो बैक्टीरिया अधिकांशतः प्रोकैरियोटिक जीव है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ स्वयं को व्यवस्थित करते हैं, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। इसकी खोज साल्वाटोर बेलिनी ने वर्ष 1963 में की थी, इसलिए सेकेंड सही है। ये जीव इष्टतम ऑक्सीजन सांद्रता वाले स्थानों तक
पहुंचने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। यह प्रक्रिया इनकी कोशिशों जो कोशिकाओं के भीतर लौह तत्व युक्त क्रिस्टल की उपस्थिति से सुगम होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। युवा अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना श्रेयस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने सही है। तो हमारा फर्स्ट वाला दे रखा, इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जातियों, एससी और अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी को उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना है। सेकेंड वाला, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, इसे डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। हमें इसमें से बताना है कितने सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। केवल इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। यहाँ पर जो हमारा दे रखा है सामाजिक, जो है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा एक पहल शुरू की गई है, इसे डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, ना कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा केवल एक होगा, फर्स्ट वाला सही है इसमें। युवा अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना श्रेयस। युवा अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना श्रेयस का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जातियों, एससी और अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी को उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना है। फर्स्ट सही है हमारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल, इसे डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा पैनलबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला भी इसमें सही है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।